नमस्कार, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे CAITS की तैयारी कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड जब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपकी इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को आप असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फ्लो ऑफ करंट आर। करंट के प्रभाव के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है? तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लो ऑफ करंट आर ए वोल्टेज सोर्स एंड ए कंडक्टर। तो करंट के प्रवाह के लिए एक न्यूनतम एक वोल्टेज स्रोत और हमें कंडक्टर की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन फॉर द वैलिडेशन ऑफ द ओम्स लॉ इज दैट द। ओम्स के नियम की वैधता के लिए जो शर्त है वो क्या है? तो द मेन कंडीशन होती है ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए जो वैलिड कंडीशन होती है वो होती है द टेम्परेचर शुड रिमेन्स द कांस्टेंट। जो तापमान है वो हमेशा स्थिर रहना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। जैसा कि आप ओम्स लॉ से ये भी जानते हैं कि जो V = IR होता है, इसकी ओम्स लॉ का इक्वेशन है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो यहाँ V स्टैंड फॉर वोल्टेज, I स्टैंड फॉर करंट और R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द सर्किट शोन बिलो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। दिए या दर्शाए गए एक सर्किट में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल प्रतिरोध है वो कितना होगा? तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप जैसे ही देखोगे कि किसी भी अगर 2 रेजिस्टेंस को लेता हूँ मैं, चाहे इस रेजिस्टेंस को इसके साथ में या इस रेजिस्टेंस को इसके साथ में लेता हूँ, तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो पैरेलल में जब हम वैल्यू निकालते हैं, मान लो मैं इसको R1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ R2 और इसको मान लेता हूँ मैं R3। वैल्यू सबकी सेम है, वो कितनी है, 12 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के पहले मैं इन 2 को ले लेता हूँ, R1 और R2 को। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1/R। इक्विवेलेंट के नाम से लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ R1 की वैल्यू कितनी है, 12 ओम, और R2 की भी वैल्यू कितनी है, 12 ओम। जब इस इक्वेशन को सोल्व आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2/12, और क्रॉस करूँगा तो आ जाएगा 1/6। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट हमारा निकला है वो कितना निकला है, ये निकला है हमारा 6 ओम। तो अब आगे चलते हैं। तो जो आंसर हमारा 6 ओम आया है वो इस रेजिस्टेंस R3 के किस में है, पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो इसका भी जो R इक्विवेलेंट निकालूंगा मैं, तो R इक्विवेलेंट में इसको फाइनल बोल देता हूँ, कुछ किसी भी नाम से इंडिकेट कर सकते हो आप। तो जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है 1/6 प्लस जो R इक्विवेलेंट निकाला था, और तीसरा रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12। तो हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/12 और 1/4। तो यहाँ R इक्विवेलेंट हमारा जो फाइनल आया है वो कितना है, 4 ओम। तो हम जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। लेकिन आंसर में क्या दिया हुआ है, किलो ओम दिया हुआ है। तो इसका मतलब जितने भी हमारे ये रेजिस्टेंस थे ये किस में है, किलो ओम के अंदर है। तो ये जितने भी रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू क्या है, 12 किलो ओम। तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो जब भी अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाना है तो एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज कनेक्टेड विद द वोल्ट मीटर। तो हमें वोल्ट मीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस को, जो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो उसको हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। सो टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज कनेक्टेड विद द वोल्ट मीटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। तो साथियों, जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चन पढ़कर चारों ऑप्शनों को रीड आउट जरूर किया करो। इससे क्या है कि आपके डाउट भी क्लियर होंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि 2 ऑप्शन चाहिए, लेकिन जो मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं या गूगल की हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं आपको सभी ऑप्शंस पढ़कर बताऊँगा तो उससे लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, और लेंथी वीडियो काफ़ी बोरिंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द कंट्रोल स्प्रिंग ऑफ ए permanent magnetic moving coil ammeter is broken if connected in a circuit if the meter would read। स्थायी चुंबक चल कॉइल एमीटर की नियंत्रक स्प्रिंग में से एक टूटी हुई है, यदि सर्किट से जुड़ा हुआ है तो मीटर क्या रीड करेगा? तो जैसा कि आप जान सकते हो PMMC स्टैंड फॉर द परमानेंट मैग्नेटिक कॉइल या परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल एमीटर होता है। उसकी अगर एक स्प्रिंग टूटी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक ख़राब कॉइल एमीटर है। तो जो वो रीडिंग शो करेगा वो क्या करेगा? 0 या फिर 0। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर रेंज फॉर द सोल्डरिंग प्रोसेस इज। टंकन प्रक्रिया के लिए जो तापमान रेंज होती है वो कितनी होती है? तो सोल्डरिंग प्रोसेस के लिए जो तापमान की जो रेंज होती है वो होती है 180 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेपर कैपेसिटर इज ए टाइप ऑफ। पेपर संधारित्र एक प्रकार का होता है। तो पेपर कैपेसिटर इज ए टाइप ऑफ फिक्स कैपेसिटर, एक स्थायी संधारित्र होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉरवर्ड रीजन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ए डायोड अपीयर एज। एक डायोड अपनी विशेषताओं के फॉरवर्ड क्षेत्र में किस तरह से लगता है? तो इन द फॉरवर्ड रीजन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ए डायोड अपीयर एज एन ऑन स्विच। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक बूलियन ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत बूलियन संचालन नहीं है? तो आपने जैसे लॉजिक गेट देखे होंगे, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नोर गेट होता है, नैंड गेट होता है, एक्स और गेट होता है, लेकिन जो 4 है 4 कोई गेट नहीं होता है। तो 4 इज नॉट ए बेसिक बूलियन ऑपरेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ SMD। निम्नलिखित में से कौन सा SMD का एक लाभ नहीं है? तो SMD का जो मतलब होता है वो होता है सरफेस माउंट डिवाइस। तो सरफेस माउंट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट माउंटेड ऑन द सरफेस ऑफ द PCB या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो सरफेस माउंटेड डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि PCB के ऊपर या PCB की जो सरफेस होती है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसके सरफेस के ऊपर लगाया जाता है। सो इट कैन बी यूज डायरेक्टली विद द ब्रेड बोर्ड। ये सीधे ब्रेड बोर्ड के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। ये SMD की एक एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो PCB के ऊपर जो कंपोनेंट लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं कि उनकी जो डेंसिटी होती है वो हाइयर होती है, और छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं, उनकी जो मैकेनिकल परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है इन केस ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द 3 इनपुट एंड गेट। 3 इनपुट एंड गेट के लिए जो बूलियन व्यंजक है वो क्या होती है? तो एंड गेट के लिए जो 3 इनपुट है उसकी जो एक्सप्रेशन, जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आता है वो होता है x = a.b.c। तो एंड गेट में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और गेट में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कम्युनिकेशन मेथड इन विच लोअर एम्पलीट्यूड सिग्नल मॉड्यूलेट एम्पलीट्यूड ऑफ ए हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड। एक संचार माध्यम जिसमें निम्न आयाम सिग्नल उच्च आवर्ती सिग्नल के आयाम को व्यवस्थित या न्यूनाधिक करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब किसी भी कोई जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड लोअर है, अगर हमें हाई एम्पलीट्यूड चाहिए उस सिग्नल का तो ये किसके द्वारा अचीव किया जाता है? ये किया जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा। तो एक कम्युनिकेशन मेथड इन विच लोअर एम्पलीट्यूड सिग्नल मॉड्यूल्स एम्पलीट्यूड ऑफ ए हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या आयाम अधिमिश्रण। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट हैवीली ड्रॉप्ड ऑफ 3 सेमीकंडक्टर रीजन ऑफ ए बीजेटी इज कॉल्ड। बीजेटी के 3 अर्धचालक क्षेत्रों में सबसे अधिक मादक या जो डोपिंग की जाती है वो किसकी की जाती है? तो यहाँ बीजेटी स्टैंड फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और कलेक्टर होता है। तो ये कह रहा है कि बीजेटी जो एक तरीके से जो सेमीकंडक्टर रीजन है उसमें हैवीली डोपिंग की जाती है, वो किसकी की जाती है? वो की जाती है एमीटर की। तो एमीटर इज मोस्टली हैवी ड्रॉप ऑफ द 3 सेमीकंडक्टर रीजन ऑफ द बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हाफ एडर हैज़। एक अर्ध एडर जो मतलब किस चीज़ से नियुक्त होता है? तो हाफ एडर हैज़ ए 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। उसमें 2 इनपुट होती है और 2 आउटपुट होती है। सो इट इज़ यूज ऑफ एक्स और गेट एंड गेट टू परफॉर्म द एडिशन। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्स और गेट होता है और एंड गेट होता है, कोई हमें एडिशन करनी है तो उसको परफॉर्म करने के लिए। तो हाफ एडर हैज़ 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सीक्वेंशियल सर्किट इज वन हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन। अनुक्रमित सर्किट वह है जिसकी आउटपुट है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये सीक्वेंशियल सर्किट इज वन हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड द प्रेजेंट स्टेट। जो प्रेजेंट इनपुट होती है और प्रेजेंट स्टेट होती है वो दोनों पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डी फ्लिप फ्लॉप ट्रैक द। डी फ्लिप फ्लॉप में जो ट्रैक का पता कैसे लगाया जाता है? तो डी फ्लिप फ्लॉप ट्रैक द इनपुट। जो फ्लिप फ्लॉप है वो इनपुट का पता लगाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे इज इक्वल टू के इज इक्वल्स टू 0 विल मेक द फ्लिप फ्लॉप। जे बराबर के बराबर 0 फ्लिप फ्लॉप को करेगा। तो जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 विल मेक द फ्लिप फ्लॉप अनचेंज। उसमें कोई परिवर्तित होगा या परिवर्तन नहीं होता। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बीसीडी काउंटर काउंट्स फ्रॉम। बीसीडी काउंटर किससे गिना जाता है? तो बीसीडी का जो मतलब होता है ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर काउंट्स फ्रॉम 0 to 9। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। तो जैसा कि आप बाइनरी नंबर देखे होंगे तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है और संख्या होती है 0 और 1। इसी तरीके से अगर डेसिमल की बात करता हूँ तो डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10 और नंबरिंग होती है 0 से 9। इसी तरह से कि ऑक्टल में क्या होता है कि 0 to 7 होता है और बेस होता है 8। और हेक्साडेसिमल में जो नंबरिंग होती है वो 0 to 9 होती है, फिर ए से लेकर एफ तक होता है, ABCDF। तो इसमें 16 इसका बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कलर अलाउस यू टू आइडेंटिफाई ए फोम फायर एक्सटिंग्विशर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग आपको फोम अग्निशामक पहुंचाने की अनुमति देता है? तो जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका जो कलर होता है तो हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। वो उसकी जो एक तरीके से जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है? वो क्रीमी कलर होता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल से रिलेटेड कोई भी आग लगती है उस आग को बुझाने के लिए हम जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो करते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर।
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो क्रीमी कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉयस्टिक इज एन, जॉयस्टिक है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, तो जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज सूटेबल फॉर फिल्टर सर्किट, निम्नलिखित में से संधारित्र का कौन सा प्रकार फिल्टर सर्किट के लिए उपयुक्त है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक या विद्युत अपघटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक इज ए टाइप ऑफ द कैपेसिटर विच इज सूटेबल फॉर द फिल्टर सर्किट्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरटीडी आर टिपिकली कनेक्टेड विद अदर फिक्स रजिस्टर, आरटीडी आमतौर पर अन्य स्थायी प्रतिरोधों से जुड़ा होता है। तो आरटीडी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, आरटीडी स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो आरटीडी इज ए सेंसर हुज रेजिस्टेंस चेंज विद इट्स चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, एक तरीके से ये सेंसर होता है। तो आर जब इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो आरटीडी आर टिपिकली कनेक्टेड विद द अदर फिक्स रजिस्टर इन ए ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए थर्मिस्टर इज, एक थर्मिस्टर के लिए प्रतिरोध का जो तापमान है वो कितने गुणांक होता है, या जो कोफिशिएंट होता है गुणांक। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए थर्मिस्टर इज हाई एंड नेगेटिव, उच्च और ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म पॉइजनस रेशो इज कनेक्टेड विद, पवासो अनुवाद शब्द किससे जुड़ा होता है। तो द टर्म पॉइजनस रेशो इज कनेक्टेड विद द स्ट्रेन गेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलवीडीटी इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ, एलवीडीटी संचालन का जो सिद्धांत डैश के रूपांतरित पर आधारित होता है। तो द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एलवीडीटी इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पर एक तरीके से इसका जो प्रिंसिपल होता है वो किस पर वर्क करता है, ये करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो यहाँ पे जो एलवीडीटी है, एलवीडीटी स्टैंड फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, LVDT स्टैंड फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंटर इन विच द प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज फोर्स टुगेदर टू फॉर्म द लेटर इज कॉल्ड, प्रिंटर जिसमें अक्षरों का निर्माण करने के लिए प्रिंटिंग हेड और कागज़ को एक साथ लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। तो द प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज फोर्स टुगेदर टू फॉर्म द लेटर इज कॉल्ड द इम्पैक्ट प्रिंटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश केबल्स आर यूज टू सेटअप द लैन या लोकल एरिया नेटवर्क, डैश तारों का प्रयोग स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है हमारा ईथरनेट। तो ईथरनेट केबल आर यूज टू सेटअप द लैन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीवीडी यूजेस, डीवीडी का प्रयोग कहाँ किया जाता है एक तरीके से। तो डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल देते हैं। सो इट कैन बी यूज टू स्टोर द डिजिटल डाटा सच एज द म्यूजिक, वीडियोज, एनी सॉफ्टवेयर एंड द डॉक्यूमेंट्स। तो डीवीडी यूजेस द लेजर बीम फॉर बोथ रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक। तो डीवीडी का प्रयोग है रिकॉर्डिंग और प्लेबैक दोनों के लिए एक लेजर बीम का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if an op-amp has the one input grounded and the other input has a signal feed to it, then it is operating as what?
यदि एक ओप एम्प या ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक इनपुट स्थापित है और दूसरे इनपुट में सिग्नल लगा है तो यह किस प्रकार से काम कर रहा है, तो ये होता है हमारा सिंगल एंडेड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्किट शोन द एप्लीकेशन ऑफ ओप एम्प एज। सर्किट ओप एम्प का प्रयोग के रूप में दर्शाया गया है। तो ओप एम्प होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो ये दिखाया गया हमारा इंटीग्रेटर या समलंक। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्शन इज नॉट ए टाइप ऑफ बायस यूज इन ए ट्रांजिस्टर। डैश विकल्प ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त बायसिंग का प्रकार नहीं है। तो द ऑप्शन विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ बायसिंग यूज एज ए ट्रांजिस्टर इज द करंट डिवाइड बायस। जो करंट विभाजक व्यास है वो जो विकल्प है ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त बायसिंग का एक प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोल्टेज गेन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज नियर टू यूनिटी। निम्न ट्रांजिस्टर प्रवर्धन का वोल्टेज लाभ यूनिटी एक तरीके से मतलब वैल्यू उसकी 1 होती के समीप होता है। तो ये होता है हमारा सीसी का, एक सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर से मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे वोल्टेज गेन इज यूनिटी इवन थ्रो द करंट इज हाई। इसमें जो वोल्टेज गेन है उसकी वैल्यू यूनिटी होगी या 1 होगी अगर करंट गेन है वो हाई है। दूसरा हो सकता है कि इनपुट सिग्नल आर इन फेज, जो भी हमारे इनपुट सिग्नल है वो एक फेज में हो। और इन कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन द बिकॉज द एमीटर वोल्टेज फॉलोज टू द बेस, तो इट इज़ आल्सो नोन एज द एमीटर फ्लोवर। जो कॉमन कलेक्टर होता है उसी को हम एमीटर फ्लोवर भी बोल देते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलपिट ऑसिलेटर हैज़। तो कैलपिट 2 लित्र किससे युक्त होता है। तो कोलपिट ऑसिलेटर या कैलपिट ऑसिलेटर हैज़ द 1 इंडक्टर एंड 2 कैपेसिटर। जो कोलपिट ऑसिलेटर होता है उसमें एक तो होता है हमारा इंडक्टर, 2 होते कैपेसिटर। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोलपिट क्या होता है कि कोलपिट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है दैट जनरेट ए साइनूसॉइडल वेवफॉर्म। इसमें क्या होता है कि 1 इंडक्टर एंड 2 कैपेसिटर आर इन पैरेलल टू फॉर्म ए रेजोनेंट टैंक सर्किट विच डिटरमाइन द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक इंडक्टर और 2 कैपेसिटर आपस में क्या है कि पैरेलल कनेक्ट होते हैं मेनली टू फाइंड द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए JFET इज आल्सो नोन एज द ट्रांजिस्टर। एक JFET जो ट्रांजिस्टर है वो किस नाम से जाना जाता है। तो JFET स्टैंड फॉर जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JFET स्टैंड फॉर जूनियर गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो एक JFET इज आल्सो नोन एज द यूनिपोलर ट्रांजिस्टर या एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मोसफेट। निम्न कथन है मोसफेट के बारे में सही है। तो मोसफेट से रिलेटेड होता इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो द जो करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज कंट्रोलर है, जो वोल्टेज को नियंत्रित करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IGBT इज एन एक्रोनिम ऑफ। तो IGBT का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो IGBT स्टैंड फॉर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लॉक डायग्राम बिलोंग्स टू। जो ब्लॉक आरेख है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो द ब्लॉक डायग्राम बिलोंग्स टू द सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3rd। तो जो ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, वो कर रहा है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रो कंट्रोलर 8051 IC हैज़ पिन। एक जो माइक्रो नियंत्रक है या माइक्रो कंट्रोलर है 8051 जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसमें कितनी पिन यूज होती है, तो इसमें पिन की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 40। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूजेज। जो हमारा GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो किसका उपयोग करता है, तो वो उपयोग करता है CDMA का। तो जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूजेज द CDMA, तो CDMA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोड डिवीजन मल्टीपल असेस। तो आपसे फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, कोड डिवीजन मल्टीपल असेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मेनली यूज टू मेजर। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो मुख्यतः प्रयोग है किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज मेनली यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को मापने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम जो इस्तेमाल है वो किस लिए करते हैं, वो करते हैं हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू मेजर इन। एक सेल की क्षमता को किस में मापा जाता है, तो कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज मेजर इन द एम्पियर आवर या एम्पियर घंटे में हम मापते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या है, तो फॉर्म फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए वाई कनेक्टेड सर्किट बिटवीन ईच लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज देयर इज ए फेज एंगल ऑफ। वाई योजित सर्किट में प्रत्येक लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच है वो कितना फेज एंगल होता है, तो ये होता है हमारा 30 डिग्री। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्पेशल डिवाइस विच कन्वर्ट द AC इंटू DC एंड वाइस वर्सा इज नोन एज। तो एक ऐसा डिवाइस जो AC को DC में परिवर्तित करता है और DC को AC में परिवर्तित करता है, तो वो हमारा होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर। तो राइट आंसर होगा हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा इन्वर्टर्स एंड रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच DC मोटर विल बी प्रीफर्ड फॉर द मशीन टूल। किस DC मोटर को मशीन टूल के लिए प्रधानता दी जाती है, तो DC मोटर विल बी प्रीफर फॉर द मशीन टूल विल बी शंट मोटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टरनेटिंग करंट या AC करंट जनरेटर इज बेसिकली बेस्ड अपॉन। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है मूलतः किस पर आधारित होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फैराडे लॉ। तो फैराडे का जो नियम है उस पर यह काम करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल एमीटर हैज़ द रेजिस्टेंस। जो आदर्श एमीटर है उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, तो एन आइडियल एमीटर हैज़ द जीरो रेजिस्टेंस। जो भी एमीटर आइडियल होगा उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 या फिर 0। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द फॉरवर्ड बायस टू ए PN जंक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर। अग्र बायस में जो PN जंक्शन तक डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो कैसी होती है, तो विद बायस या फॉरवर्ड बायस टू द PN जंक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज या फिर घटती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट कोई समस्या रहती है तो आप मेरे email ID पर पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।